इस वीडियो में हम लोग जानेंगे चैप्टर 8 के बारे में और ये चैप्टर बताएगा इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में। इस चैप्टर को पढ़ने के बाद या इस वीडियो को देखने के बाद आपको ये समझ में आएगा कि इंडिया एज अ कंट्री अलग अलग इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या क्या चैलेंजेस फेस कर रहा है। भारत के या किसी भी देश का इकोनॉमिक डेवलपमेंट में इंफ्रास्ट्रक्चर का कितना बड़ा योगदान रहता है। भारत में एनर्जी या जैसे कि आपका इलेक्ट्रिसिटी वगैरह हो गया, ये सब इंफ्रास्ट्रक्चर का कितना बड़ा इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है। और हम लोग ये जानेंगे कि हेल्थ सेक्टर और एनर्जी सेक्टर में क्या क्या प्रॉब्लम्स है और उसका आगे आने वाला समय कैसा हो सकता है। और भारत का हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर में भी जानेंगे कि भारत का हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा होता है। ये अगर इंट्रोडक्शन यानी कि अब हम लोग कुछ आपसे मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, आप उसका सोच समझ के आंसर दो, उसके बारे में सोचो। आपको क्या लगता है कि कर्नाटक में यानी कि खासकर बेंगलोर में आईटी सेक्टर, इंफॉर्मेशन सेक्टर जो इतना डेवलप किया है, वहाँ पर इतना ज़्यादा आपका इन्वेस्टमेंट होता है, वो क्यों होता है? आपको क्यों लगता है, क्या लगता है कि गुजरात और महाराष्ट्र इतना ज़्यादा इंडस्ट्रियली डेवलप कैसे कर गए? वहाँ में इतना ज़्यादा इंडस्ट्रीज़ कैसे हो गया? बिहार में उतना ज़्यादा क्यों नहीं हुआ? यूपी में उतना ज़्यादा क्यों नहीं हुआ? तो आप इसका आंसर मुझे दे सकते हो। अगर आप इसका आंसर खोजने जाओगे तो आपको ये समझ में आएगा कि इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है। और बेंगलोर में वहाँ पर इसलिए ज़्यादा एमएनसीज आती है क्योंकि वहाँ पर अलग अलग टाइप का इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद है, जैसे कि वर्ल्ड क्लास कम्युनिकेशन फैसिलिटीज़ वहाँ पर मौजूद है। इसलिए वहाँ पे अलग अलग दुनिया भर का बड़ा बड़ा कंपनीज़ बेंगलोर में आकर के इन्वेस्टमेंट करती है। गुजरात और महाराष्ट्र में इसलिए वहाँ पर ज़्यादा इंडस्ट्रीज़ है क्योंकि वहाँ पे रोड का सुविधा है, वहाँ की जो गवर्नमेंट है वो इंडस्ट्रीज़ को लाना चाहती है इसलिए। तो अब हम लोग बात करते हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर आखिर होता क्या है। ठीक है, तो किसी भी देश में या किसी भी जगह पर जो भी इकोनॉमिक डेवलपमेंट होता है, उसका बेस जो है वो इंफ्रास्ट्रक्चर बनाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर कहीं पर बहुत ज़्यादा एग्रीकल्चर का प्रोडक्शन हो रहा होगा तो उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर क्या काम करेगा और इंफ्रास्ट्रक्चर क्या क्या होगा। तो जैसे कि सीड्स, HYV सीड्स यानी कि हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स देना, वो इंफ्रास्ट्रक्चर में आ जाएगा। फिर वहाँ पर जो आप मशीन से खुदाई करोगे वो इंफ्रास्ट्रक्चर में आ जाएगा। जो स्टोरेज में सामान रखा जाएगा वो इंफ्रास्ट्रक्चर में आ जाएगा। ठीक है, रोड्स जो बनेगा वो इंफ्रास्ट्रक्चर में आ जाएगा। रेलवेज़ जो बनेगा वो इंफ्रास्ट्रक्चर में आ जाएगा। एयरपोर्ट्स, डैम्स, ठीक है, इस प्रकार का जितना भी चीज़ है वो इंफ्रास्ट्रक्चर में आ जाएगा। खास करके एग्रीकल्चर प्रोडक्ट का अगर हम लोग बात करें तो। वहीं अगर हम लोग एजुकेशन का बात करें तो एजुकेशन में इंफ्रास्ट्रक्चर क्या क्या आ जाएगा? तो कॉलेज का इस्टेब्लिशमेंट करना, स्कूल का इस्टेब्लिश करना, ठीक है, ये सब चीज़ जो है इंफ्रास्ट्रक्चर में आ जाएगा। अगर हेल्थ का बात करें तो हॉस्पिटल लगाना, अलग अलग टाइप का शुद्ध पेयजल यानी कि पानी, शुद्ध पानी देना, ठीक है, बैंक लगाना, इंफ्रास्ट्रक्चर का ये सब एग्जाम्पल है। ठीक है, अब इंफ्रास्ट्रक्चर क्या काम करता है? तो इंफ्रास्ट्रक्चर डायरेक्ट में भी आपका इकोनॉमिक डेवलपमेंट करता है और इनडायरेक्टली भी। अब इसका क्या मतलब हुआ? जैसे देखो, जब स्कूल कोई लगाता है, खास करके गवर्नमेंट स्कूल जब लगाती है, तो उसमें छोटे छोटे बच्चे आते हैं, वो पढ़ाई करते हैं। वो तुरंत पढ़ाई करके जॉब तो नहीं करेंगे, ठीक है, वो 10 क्लास पास करेंगे, फिर वो कॉलेज में जाएंगे, कॉलेज में जाने के बाद फिर वो अच्छे से अपना शिक्षा तालीम हासिल करेंगे, उसके बाद वो जॉब करेंगे। लेकिन वो जो जॉब करेंगे तो भारत जो है आगे बढ़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे स्कूल जो है वो इनडायरेक्टली हम लोगों को एक तरह से आगे बढ़ाने का काम कर रहा है। वहीं अगर रोड का बात करें तो ये देखो, रोड रोड एक मार्केट से दूसरे मार्केट को ज्वाइन करेगा। ठीक है, तो ये एक तरह से डायरेक्ट इंफ्रास्ट्रक्चर है और ये डायरेक्टली हम लोगों का देश का जो है वो इकोनॉमिक डेवलपमेंट करने में साथ दे रहा है। अब कुछ कुछ स्कॉलर्स क्या करते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर को दो टाइप में डिवाइड करते हैं, दो कैटेगरीज में। पहला होता है इकोनॉमिक कैटेगरी, दूसरा होता है सोशल कैटेगरीज। ठीक है, अब इकोनॉमिक कैटेगरीज में वो इंफ्रास्ट्रक्चर आते हैं जो कि एनर्जी से डील करते हो। अब एनर्जी से डील करने वाले, जैसे कि देखो आप इलेक्ट्रिसिटी का जो खंबा रहता है, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी पोल जो हो गया, वो सब आपका इंफ्रास्ट्रक्चर जो है एनर्जी से रिलेटेड हो गया। ठीक है, फिर ट्रांसपोर्टेशन का अगर बात करें तो रोड्स बनाना, एयरपोर्ट्स बनाना, कम्युनिकेशन का अगर बात करें तो आपका अलग अलग जगह पर वाईफाईज लगाना, ठीक है, ये सब कम्युनिकेशन में आ गया। तो ये सब जो चीज़ें हैं वो इकोनॉमिक हो गया। वहीं अगर हम लोग सोशल का बात करें तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो हर घर आपका शौचालय था, ठीक है, वो हो गया, सैनिटेशन वाला, हेल्थ वाला हो गया, ये सब सोशल में आ जाता है। घर बनाने को लेकर के
जो था वो सोशल में आ जाता है, सोशल डेवलपमेंट में हेल्प करता है इंफ्रास्ट्रक्चर। ठीक है, तो जैसे हम बताएं कि इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो किसी भी देश का इंडस्ट्रियल इकोनॉमी को डेवलप करने में एक बेसिक चीज़ जो है वो इसका काम करता है, मतलब वो बेसिक उसी पर वो इमारत खड़ा होता है। अगर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होगा तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी नहीं होगा। ठीक है, जैसे हम लोग एग्रीकल्चर वाले में बात किए थे कि एग्रीकल्चर का प्रोडक्शन होने के बाद उसको मार्केट भेजने के लिए भी इंफ्रास्ट्रक्चर का ज़रूरत पड़ेगा। जैसे कि यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड आ जाएगा, गाड़ी आ जाएगी, मैक आपका जो सामान ले जाने वाला जो गाड़ी है वो सब आ जाएगा। ठीक है, तो इसलिए एग्रीकल्चर जो है वो इंफ्रास्ट्रक्चर पे डिपेंड करता है। उसके बाद एग्रीकल्चर इंश्योरेंस, फिर बैंक से जो क्रेडिट लिया जाएगा, जो बैंक से पैसा लेकर के फार्मर्स काम करेंगे, तो ये सब भी चीज़ें इंफ्रास्ट्रक्चर पे ही आती है। इंफ्रास्ट्रक्चर सिर्फ इकोनॉमिक डेवलपमेंट ही नहीं देखता, बल्कि जो लोग हैं उनका प्रोडक्टिविटी भी बढ़ाने का काम करता है, और जो लोगों का जो लाइफ स्टाइल है वो भी बढ़ाने का काम करता है। एग्जाम्पल के तौर पे देखो, अगर आप गांव में रहते हो, ठीक है, वहाँ पर कच्चा सड़क है, यानी कि वहाँ पे मेटल रोड नहीं है, वहाँ पे मिट्टी का रोड है। अब अगर बारिश होगा तो वो मिट्टी का रोड में पानी भर जाएगा, आपको जाने आने में मुश्किल हो जाएगी, तो आप शायद मार्केट नहीं जा पाओगे। लेकिन जब गवर्नमेंट या कोई प्राइवेट सेक्टर यहाँ पे मेटल का रोड बना देगा, तो बारिश होने के बावजूद वहाँ पर पानी जमा नहीं होगा, और आप आसानी से बारिश के महीने में भी मार्केट जा सकते हो। तो आपका जो लाइफ स्टाइल है वो बेहतर हो गया। ठीक है, उसी प्रकार से जब गवर्नमेंट कहीं पर हॉस्पिटल लगाती है, या जब कहीं पर शुद्ध पानी का पीने का पानी का उपलब्ध कराती है, तो इससे क्या होता है, जो लोग खराब पानी पी के बीमार पड़ सकते थे, वो बीमार पड़ने का जो दर है, या वो बीमार पड़ने का जो रेट है वो कम हो सकता है। इस प्रकार से अगर वो चीज़ कम हो जाएगा तो लोग ज़्यादा स्वस्थ रहेंगे और ज़्यादा बेहतर तरीके से काम कर सकेंगे। ठीक है, तो इसलिए इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो इकोनॉमिक और सोशल दोनों तरीके से काम करता है। तो ये तो हो गया हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में, हम लोग जान गए कि इंफ्रास्ट्रक्चर क्या होता है, उसका वो क्यों ज़रूरी है भारत के लिए या किसी भी देश के लिए। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं हमारे देश, यानी कि हमारा प्यारा देश भारत। भारत में इंफ्रास्ट्रक्चर का क्या स्थिति है आज के डेट में, यानी कि अभी अभी मतलब 2-4 साल पहले से लेकर के आज तक में क्या स्थिति है भारत में इंफ्रास्ट्रक्चर का। अगर स्टार्टिंग से देखा जाए तो गवर्नमेंट ही मेनली रिस्पॉन्सिबल थी अलग अलग इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने का, जैसे कि रोड्स, रेलवेज़, एयरपोर्ट्स, डैम्स, ये सब जो है वो गवर्नमेंट ही बनाती थी। लेकिन अब जो है सो प्राइवेट सेक्टर भी इसमें आ गए हैं, और प्राइवेट सेक्टर भी आज के डेट में एयरपोर्ट्स बना रहे हैं, ठीक है, डैम्स वगैरह बना रहे हैं। तो ये एक तरह से अच्छी बात है, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर अगर बनाएगा तो वो शायद जल्दी जल्दी बन सकेगा, और उसमें ज़्यादा आपका वो ज़्यादा बेहतर तरीके से बना सकेंगे। जैसे कि आपको पता है कि इंडिया में ज़्यादातर लोग जो है वो गांव वाले एरियाज़ में रहते हैं, तो शायद आपको पता है होगा ही कि जो लोग गांव में रहते हैं उनके पास, अभी तो खैर गवर्नमेंट बहुत प्रयास कर रही है कि सबके पास गैस सिलेंडर हो जाए, लेकिन जो लोग गांव में रहते हैं उनके पास गैस सिलेंडर नहीं होता। 2011 का सेंसस के अनुसार लगभग 56% जो लोग गांव में रहते हैं उनके पास इलेक्ट्रिसिटी नहीं था। हालांकि अब तो ये 100% हो गया, यानी अब जितने भी लोग गांव में रहते हैं सबके पास इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन हो चुका है। ठीक है, उसके बाद 43% लोग जो है वो गैस पे खाना नहीं बनाते थे, बल्कि किरोसिन पे खाना बनाते थे, किरोसिन पे। ठीक है, अब गवर्नमेंट जो है वो चाह रही है कि ये लोग भी अपना गैस सिलेंडर से प्रयोग करें, और गैस जो LPG गैस आता है उसी से ये खाना वाना बनाएं। ठीक है, उसके बाद 85% लोग जो है वो बायोफ्यूल का यूज़ करते थे कुकिंग के लिए, जैसे कि आपका कावडंग केक हो गया, ठीक है, लकड़ी हो गया, ये सब चीज़, कोयला हो गया, ये सब चीज़ों से खाना बनाया जाता था। अभी 85% तो नहीं, बट हाँ 10-15% लोग अभी भी उन्हीं सब चीज़ों से खाना बनाते हैं। ठीक है, टैप वाटर जो था वो मात्र 31% लोगों के पास था, ये अब बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। अब लगभग 70% लोगों के पास टैप वाटर है, यानी कि नल से पानी जाता है, शुद्ध पानी जाता है। ठीक है, 69% लोगों के पास जो है वो कुआं से पानी लाते थे, या फिर बड़े बड़े तालाबों से पानी लाते थे, या फिर नदी से पानी लाते थे,
झरनों से पानी लाते थे, तो इस प्रकार से उन लोगों को दिक्कत होती थी। और जो सैनिटेशन है, यानी कि जो खास करके बाथरूम है, वो रूरल एरियाज़ में 2011 का सेंसस के अनुसार मात्र 30% था, लेकिन आज वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है और हमको पता है कि वो 95% लोगों के पास आज के डेट में गांव वाले एरियाज़ में लोगों के पास शौचालय वगैरह हो सकता है। ठीक है, तो ये स्टेट था इंफ्रास्ट्रक्चर का 2011 का सेंसस के अनुसार, जो कि उतना ज़्यादा बेहतर तो नहीं था, लेकिन हाँ आज बहुत बेहतर हो गया है और आने वाले समय में और ज़्यादा बेहतर हो जाएगा। इंडिया जो है वो अपने जीडीपी का मात्र 30% ही इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट करता है, यानी कि अगर 100 रुपया गवर्नमेंट खर्चा कर रही है तो उसमें से मात्र 30 रुपया ही इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट में खर्चा करती है। और चाइना और इंडोनेशिया इससे ज़्यादा पैसा खर्चा करता है। ठीक है, इस टेबल में आप अगर देखो तो चाइना जो है वो 100 में 44 रुपया खर्चा करता है इन्वेस्टमेंट में, सॉरी इंफ्रास्ट्रक्चर में। ठीक है, साउथ कोरिया 31 रुपया खर्चा करता है, इंडोनेशिया 34 रुपया खर्चा करता है, इंडिया लेकिन मात्र 30 रुपया ही खर्चा करता है। ये ज़्यादातर पैसा किस में खर्चा होता है? सब्सिडी वगैरह में, है ना, इन सब चीज़ों में ज़्यादा पैसा भारत का खर्चा होता है। फिर आप देखो कि ड्रिंकिंग वाटर सोर्सेज में भारत में 94 है, 94 है, और वहीं चाइना में 96 है। अगर सैनिटेशन सर्विस का बात करें, यानी कि कितने लोग शौचालय वगैरह का इस्तेमाल कर रहे हैं, अच्छी तरीके से अपना जीवन यापन करते हैं स्वच्छ तरीके से, तो मात्र 40 लोग, और इंडिया में चाइना में 72, 100 में से 72। ठीक है, उसी प्रकार से भारत के हर 100 पीपल में मात्र 87 कनेक्शन है मोबाइल सब्सक्राइबर्स का, और चाइना में 115। ठीक है, अगर एनर्जी का कंजम्पशन बात करें तो 809 मिलीलीटर टन जो है वो इंडिया में कंजर्व किया जा रहा है, तो वहीं कंजम्पशन किया जा रहा है, तो वहीं चाइना में 3274। इससे ये पता चलता है कि चाइना ज़्यादा डेवलप्ड है इंडिया से, खास करके इन चीज़ों पर। अब भारत को तो ये सब चीज़ों पे काम करना ही पड़ेगा, क्योंकि कुछ इकोनॉमिस्ट तो ये बता रहे हैं कि भारत कुछ दशकों में, यानी कि 2-3 दशक में तीसरा सबसे बड़ा इकोनॉमी बन जाएगा। अगर ये चीज़ होगा तो भारत को अपना इंफ्रास्ट्रक्चर और बेहतर करना पड़ेगा, जो कि गवर्नमेंट कर रही है। बीजेपी गवर्नमेंट जो अंडर नरेंद्र मोदी बहुत ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर पे ध्यान दे रही है। और अभी आप देखो कि नल से जल पानी आ रहा है आपके घर में, है ना, फिर आपको देखो शौचालय बन रहा है, आपका घर बन रहा है, तो ये बहुत ज़्यादा काम कर रहा है, और इसके लिए गवर्नमेंट का सराहना करना पड़ेगा, उनका तारीफ़ करना ज़रूरी है। ठीक है, अब देखो जो लो इनकम कंट्री है, यानी कि जो डेवलप्ड नहीं है, उनके लिए सबसे पहले इंपॉर्टेंट होता है कि बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर वो अपना बेहतर करे, जैसे कि वो इरिगेशन बेहतर करे, ट्रांसपोर्ट बेहतर करे, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कर रही है और कर भी चुकी है बहुत हद तक। उसके बाद ट्रांसपोर्ट करे, तो ये सब चीज़ को बेहतर तरीके से वो पहले इन सब चीज़ों को बनाए। उसके बाद जैसे जैसे किसी भी देश का जो इकोनॉमी है वो मैच्योर अगर होते जाएगा, तो फिर क्या होगा, सर्विस सेक्टर में आपको ध्यान देना पड़ेगा। फिर जो है वो वाईफाई लगाओ हर जगह, है ना, फिर कम्युनिकेशन पे ध्यान दो। इस तरीके से फिर से आपका इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया जाएगा। ठीक है, तो आपको एक चीज़ से समझ में आ गया कि जहाँ जहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर तरीके से डेवलप होगा, वहाँ वहाँ इकोनॉमी भी डेवलप होगा, यानी कि इकोनॉमी और इंफ्रास्ट्रक्चर दोनों हाथ में हाथ मिला करके चलते हैं। ठीक है, उसके बाद इंडस्ट्रियल प्रोग्रेस जो है वो इन चीज़ों पर भी डिपेंड करेगा कि पावर और इलेक्ट्रिसिटी कैसे जनरेट किया जाता है, ट्रांसपोर्ट कैसे जनरेट किया जाता है, कम्युनिकेशन कैसे जनरेट किया जाता है। इस चैप्टर में आगे हम लोग पढ़ेंगे एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर का पहला पार्ट हम लोग पढ़ेंगे एनर्जी के बारे में, और दूसरा हम लोग पढ़ेंगे हेल्थ के बारे में, यानी कि हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर और एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे काम करेगा, उन दोनों चीज़ों के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो अब जानते हैं एनर्जी के बारे में। तो एनर्जी से आप क्या समझते हो? देखो, कोई भी चीज़ करने के लिए हमको एनर्जी चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हम यहाँ से चलते हैं तो चलने के लिए हमको एनर्जी चाहिए। अब अगर हम लोग इकोनॉमी के बारे में बात करें, तो जो हमारे घर में इलेक्ट्रिसिटी है वो भी एक तरह का एनर्जी है। जो हम बाइक से चलते हैं या फिर अगर हम लोग ट्रांसपोर्ट यूज़ करते हैं तो वो भी एक एनर्जी है। ठीक है, फिर हम लोग जो फर्टिलाइज़र्स बनाते हैं, पेस्टिसाइड्स बनाते हैं, जो खेती करते हैं, खेती करने में जो ट्रैक्टर यूज़ होता है, वो सब भी एनर्जी से ही चलता है। जैसे ये जो बुलक कार्ट चल रहा है, ठीक है,
ये जो बुलक कार्ट चल रहा है तो इसको अगर खाना मिलेगा तभी ये चलेगा, खाना मिलेगा तो ये एनर्जी बनाएगा और एनर्जी बनाने के बाद ये चलेगा। इसी तरह आप समझो कि ये इंडिया का इकोनॉमी है, ठीक है, इंडिया का इकोनॉमी है। अब इंडिया का इकोनॉमी भी इसी तरह चलता है। अगर हम लोग यहाँ पर रोज़गार करते हैं, अगर हम लोग इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ करते हैं तो ये इसका खाना होता है, और जैसे ही इसको खाना मिलेगा तो इसमें आएगी एनर्जी और ये फिर आगे बढ़ेगा, यानी कि इंडिया का जो जीडीपी है वो ग्रो करना शुरू कर देगा, ठीक है। तो अब हम लोग बात करते हैं कि एनर्जी का सोर्सेस क्या क्या है, मतलब कैसे एनर्जी निकाला जाता है या कैसे एनर्जी बनाया जाता है, ठीक है। तो देखो एनर्जी दो तरह का होता है, एक होता है कमर्शियल सोर्स ऑफ एनर्जी और दूसरा होता है नॉन कमर्शियल सोर्स ऑफ एनर्जी, ठीक है। कमर्शियल सोर्स यानी कि जिसको हम लोग खरीद सकते हैं और जिसको हम लोग बेच भी सकते हैं, जैसे कि कोयला, कोयला हम लोग खरीदते हैं और अगर हो सके तो जो पार्टी है या जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट ओन जहाँ से कोयला हो निकल रहा है वो कोयला को बेच भी सकता है। तो इस प्रकार का जो एनर्जी सोर्स है वो कमर्शियल सोर्स ऑफ एनर्जी है। अब कोयला कैसे एनर्जी है, तो कोयला को अगर हम लोग जलाते हैं तो उससे हम लोग इलेक्ट्रिसिटी बनाते हैं, कोयला को जलाते हैं तो उससे हम लोग खाना बनाते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार का जो सोर्सेज ऑफ एनर्जी हो गया, कोयला हो गया, पेट्रोलियम हो गया, इलेक्ट्रिसिटी हो गया, ये सब हो गया कमर्शियल सोर्स ऑफ एनर्जी। अब नॉन कमर्शियल सोर्स ऑफ एनर्जी क्या हो गया, तो ऐसे चीज़ जिसको हम लोग बेच नहीं सकते ना ही उसको खरीद सकते हैं, जैसे कि ये हमारा लकड़ी है, ठीक है। तो लकड़ी इसको क्या किया जा रहा है, फॉरेस्ट से काटा जा रहा है, ठीक है। फॉरेस्ट से काटने के बाद इसको घर में यूज़ किया जाता है मेनली खाना बनाने के लिए। इसको कोई गवर्नमेंट सेक्टर तो खरीद के बेच नहीं रही है कि आप आओ और आप आकर के लकड़ी हमसे ले लो, है ना, ऐसा तो नहीं है। उसके बाद जो एग्रीकल्चरल वेस्ट होता है, जो हमारा गाय का जो काउडंग केक होता है, ठीक है। तो इस प्रकार के जो एनर्जी सोर्सेस हैं वो नॉन कमर्शियल है, ये मेनली नेचर और फॉरेस्ट से मिलता है। अब कुछ और अगर हम लोग इसका डिफ्रेंसिएशन करें या इसको अगर हम लोग और कुछ डिफाइन करें तो कमर्शियल सोर्स में कौन कौन सा था, कोयला था, पेट्रोलियम था, ठीक है। तो कोयला और पेट्रोलियम जो है वो ख़त्म होने वाला चीज़ है, यानी कि अभी अगर आप जानते हो या अगर आप रिसर्च करोगे तो आपको समझ में आएगा कि ऐसा स्कॉलर्स, ऐसा साइंटिस्ट लोग बता रहे हैं कि आने वाले 150-200 साल में कोयला जो है वो एग्जॉस्ट कर जाएगा, यानी वो ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। और नॉन कमर्शियल सोर्सेज जो हैं जैसे कि हमारा लकड़ी था, ठीक है, तो लकड़ी जो है मेनली वो रिन्यूएबल है। कैसे, तो अगर लकड़ी जलाओगे फिर से आप अगर यहाँ पर जो प्लांट है उसको अगर लगा दोगे, यानी कि अगर आप फिर से जंगल उगाओगे, एफॉरेस्टेशन करोगे तो आपको फिर से लकड़ी मिलेगा। तो इस प्रकार से नॉन कमर्शियल जो है वो नॉर्मली इनएग्जॉस्टेबल या फिर वो मेनली बन सकता है, रिन्यूएबल हो सकता है, ठीक है। भारत में 60% जो हमारा हाउस होल्ड है वो ट्रेडिशनल सोर्स ऑफ एनर्जी को यूज़ करता है, जैसे कि हमारा कोयला हो गया, एलपीजी सिलेंडर हो गया, हमारा लकड़ी हो गया, ठीक है। अब बात करते हैं हम लोग, ये सब तो था कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी। अब हम लोग बात करते हैं नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी। आजकल के डेट में नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी जो नॉर्मली यूज़ नहीं होता था, यानी कि अभी हाल ही में इस्तेमाल किया गया। एग्जाम्पल के तौर पे आप ये समझो कि लकड़ी तो बहुत समय से यूज़ हो रहा है, 2000-3000 साल से यूज़ हो रहा है। कोयला भी बहुत समय से यूज़ हो रहा है, 500-1000 साल से यूज़ हो रहा है कोयला, ठीक है। बट जो नॉन कन्वेंशनल सोर्सेस ऑफ एनर्जी है वो अभी हाल में ही इस्तेमाल करना शुरू किया गया है, ठीक है। ये मेनली 3 तरह का होता है, एक होता है सोलर एनर्जी, एक होता है विंड एनर्जी, एक होता है टाइडल पावर। सोलर एनर्जी क्या होता है, तो सोलर एनर्जी यानी कि सूर्य की जो किरणें होती हैं, आप देखो यहाँ पर सूर्य की जो किरणें होती हैं ये इस पे पड़ता है, फिर यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स जो है वो मूव करता है और फिर यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी बनता है, ठीक है। विंड एनर्जी क्या करता है, तो विंड हवा को ये हार्नेस करता है। टाइडल पावर क्या करता है, तो टाइड एनर्जी को ये हार्नेस करता है। इन सब का बहुत ज़्यादा अभी इस्तेमाल किया जा रहा है और गवर्नमेंट आप देखो कि बहुत जगह सोलर एनर्जी का इस्तेमाल कर रही है और विंड एनर्जी का भी इस्तेमाल कर रही है, ताकि इन सब में ये फ़ायदा है कि इनसे क्लाइमेट में प्रदूषण नहीं होता है या बहुत कम होता है, ठीक है। अब हम भारत में जो कमर्शियल एनर्जी था, जैसे कि हमारा क्या कहता है कमर्शियल एनर्जी, कोयला, पेट्रोल, इलेक्ट्रिसिटी, है ना, ये सब हो गया कमर्शियल एनर्जी। तो इन सब का भारत में कैसे कंजम्पशन किया जा रहा है, कैसे हम लोग इसको यूज़ करते हैं, ठीक है।
अब इंडिया में जितना भी इलेक्ट्रिसिटी यूज़ होता है उसका 74% इलेक्ट्रिसिटी कमर्शियल एनर्जी से इस्तेमाल किया जाता है, और बाकी जो 26% था वो लकड़ी या फिर कावडंग केक वगैरह से यूज़ किया जाता है। ठीक है, इनमें से सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है अपना कोयला। कोयला और लिग्नाइट, ये दोनों बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, उसके बाद ऑयल यानी कि जो तेल है हमारा पेट्रोल वगैरह वो 10%, फिर नेचुरल गैस 9% पे, और फिर हाइड्रो पावर यानी कि जो पानी से बनता है, और सोलर एनर्जी वगैरह, विंड एनर्जी वगैरह मिला करके 7% होता है। ठीक है, तो उसके बाद नॉन कमर्शियल सोर्स ऑफ एनर्जी, जैसे हम बताया आपको कि फायरवुड हो गया, जो अपना लकड़ी था वो था, फिर कावडंग केक वगैरह हो गया, एग्रीकल्चर वेस्ट वगैरह हो गया, ये सब 26% यूज़ होता है। खास करके वहाँ पर जहाँ पर गांव वाले एरियाज़ में, जहाँ पर ये सब चीज़ें कमर्शियल सोर्स ऑफ एनर्जी जो है वो बहुत ज़्यादा अभी नहीं पहुँचा है। हालाँकि अभी भारत तरक्की पे है, और 10 साल के बाद आप देखोगे ये जो 26% था ये घट करके 5% के आसपास हो जाएगा, क्योंकि जैसे जैसे इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा लोगों का जो कंजम्पशन करने का, जो यूज़ करने का तरीका है वो भी चेंजेस होंगे। ठीक है, अब आप यहाँ पे देखो कि कैसे कैसे हम कमर्शियल एनर्जी को यूज़ कर रहे हैं। देखो, आप 1953 को एक देखना और एक 2017-18 को देखना। ठीक है, इसमें देखो हाउस होल्ड में 10% वहाँ यूज़ हो रहा है, इसलिए क्योंकि इस टाइम पे इकोनॉमिक डेवलपमेंट उतना अच्छा नहीं था। लेकिन 2017-18 में इकोनॉमिक डेवलपमेंट हुआ, लोगों के पास इलेक्ट्रिसिटी आया, काफ़ी सारे गैजेट्स आए, तो इस प्रकार से 24% हाउस होल्ड में यूज़ होने लगा। एग्रीकल्चर में देखो तभी मशीन्स बहुत कम था, और 2017-18 में मशीन्स बहुत ज़्यादा हो गया, इसलिए यहाँ पर 18% हो गया। इंडस्ट्रीज़ भी डेवलप किया है, और इंडस्ट्रीज़ डेवलप करने के बाद यहाँ पे 42% जो है वो एनर्जी कंजम्पशन देखने को मिलता है। ठीक है, ट्रांसपोर्ट में 54% था, क्योंकि पहले उस टाइम पे 1953-54 के आसपास बहुत कम डेवलपमेंट हुआ था, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, और कुछ लोग जो थे, खास करके आई थिंक 1-2% लोग, वही लोग एक तरह से अमीर थे, और उन लोगों के पास ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़ था। ठीक है, इसलिए यहाँ पर बहुत ज़्यादा ट्रांसपोर्ट में आपका देखो कि कंजम्पशन जो हो रहा है वो कमर्शियल एनर्जी कंजम्पशन जो है वो हो रहा था। ठीक है, और 2017-18 में यहाँ पर क्या हुआ, ट्रांसपोर्ट मीडियम तो बढ़ा, लेकिन क्या हुआ, साथ में लोग जो है वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करना शुरू कर दिए। ठीक है, और कमर्शियल से वो नॉन कमर्शियल में एनर्जी यूज़ करना स्टार्ट कर दिया गया। ठीक है, तो इस प्रकार से ट्रांसपोर्ट का भी जो है वो डिक्रीज़ हुआ देखने को मिलता है एज अ परसेंटेज। अब बात करते हैं कि जो लोग रोज़ यूज़ करते हैं अपने घरों में पावर या फिर इलेक्ट्रिसिटी, आप जो बोल सकते हो। ठीक है, अभी हमारा जो सिविलाइजेशन है इसमें पावर यानी कि इलेक्ट्रिसिटी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो गया। आप मुझे कमेंट सेक्शन में ये बताओ कि इलेक्ट्रिसिटी का 10 यूज़ क्या क्या है। ठीक है, और इलेक्ट्रिसिटी जो है इंफ्रास्ट्रक्चर का बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होता है, जिसके जिसके बलबूते पे जो अपना इंफ्रास्ट्रक्चर है या जो अपना इकोनॉमी है वो डेवलप कर सकता है। ठीक है, अब स्टडीज़ ये बता रहा है कि 8% जीडीपी ग्रोथ के लिए हमारा जो पावर सप्लाई है, यानी कि क्या हो रहा है ना कि अभी देखो आप अच्छे शहरों में, ठीक है, अच्छे शहरों में 24 घंटों में से लगभग 15 से 20 घंटे ही पावर मिलता है, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी मिलता है, खास करके समर वाले सीज़न में। ठीक है, अगर इसको अच्छे से हम लोग और डेवलप करें, अगर 24 आवर्स अगर हम लोग को इलेक्ट्रिसिटी मिलना शुरू हुआ तो हम लोग का आउटपुट बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो इसलिए कहा जा रहा है कि अगर हम लोग को 8% जीडीपी चाहिए तो कम से कम हमको 12% एनुअली जो है वो पावर सेक्टर को इंक्रीज़ करना होगा, उसका सप्लाई। ठीक है, 2018 में थर्मल यानी कि जो गर्मी से बनता है, खास करके कोल हो गया। ठीक है, कोल से जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन हो रहा था वो था 82%। ठीक है, उसके बाद 8.5% जो है वो हाइड्रो पावर से यूज़ हो रहा था, यानी कि पानी से हो रहा था, डैम वगैरह से हो रहा था इस्तेमाल, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन हो रहा था। 2.5% न्यूक्लियर रिएक्टर से हो रहा था, और 7% जो है वो आपका रिन्यूएबल एनर्जी जैसे कि सोलर, ठीक है, सोलर पावर हो गया और विंड पावर हो गया।
तो इन दोनों से लगभग 7% इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन हो रहा था। अब आने वाले समय में हम लोगों को ये इंश्योर करना है, खास करके जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है बहुत ज़्यादा, इसके कारण हम लोग को ये इंश्योर करना है कि रिन्यूएबल एनर्जीज़ का या फिर क्लीन एनर्जीज़ का जो परसेंटेज है वो बढ़े। जैसे कि जो हमारा न्यूक्लियर एनर्जी 2.5% है, इसको बढ़ाना होगा, एटलीस्ट 8 से 10% लाना होगा। ठीक है, फिर जो हमारा हाइड्रो पावर है 8.5%, इसको 15% के आसपास लाना होगा। और जो हमारा रिन्यूएबल एनर्जी जो 7% है, इसको एटलीस्ट 35-40% के आसपास लाना पड़ेगा। ठीक है, कम से कम 2040-50 तक में। तो इस प्रकार से हम लोग क्लीन एनर्जी की ओर जा सकते हैं। आप ये जो आर्टिकल है इसको आप पढ़ सकते हो। ऐसे कुछ इस चैप्टर से रिलेटेड है, बट ये आप इसको पढ़ सकते हो। तो ये तो हम लोग जान गए कि भारत में कैसे पावर सेक्टर में इस्तेमाल किया जा रहा है। अब कुछ हम लोग चैलेंजेस देखते हैं। तो होता क्या है ना कि जैसे देखो, जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन किया जाता है, फॉर एग्जांपल मान लेते हैं यहाँ पर माइन है। ठीक है, यहाँ पर कोयला से इलेक्ट्रिसिटी बन रहा है, और यहाँ पे है हमारा घर। ठीक है, ये हमारा घर है, और यहाँ पर जो है वो अपना इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड है। ठीक है, यहाँ से एक तार है, ये हमारे घर पे आ रहा है यहाँ से। तो यहाँ से अगर 1000 गीगावाट, मान लेते हैं गीगावाट, अगर यहाँ से 1000 गीगावाट इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रहा है, तो कुछ परसेंट जो है वो आने में, हमारे यहाँ पर आने में, मान लेते हैं कि 70 से 80 गीगावाट एनर्जी ही आता है हमारे पास। तो क्या हो रहा है, यहाँ पर 20 गीगावाट के आसपास, जो कि बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी है, इतना ज़्यादा जो है लॉस हो जाता है। ठीक है, ये लॉस हो जाता है। तो ये जो लॉस है ना, इसको हम लोगों को कम करना है, क्योंकि जैसे हम उस लॉस को कम करेंगे तो हमारा बेनिफिट ही होगा, और कोयला भी जितना अभी यूज़ हो रहा है उससे कम ही होगा। आप समझ सकते हो, है ना। उसके बाद भारत का जो इकोनॉमिक ग्रोथ है, जैसे जैसे आपको पता ही होना चाहिए, ये थंब रूल है कि जैसे जैसे इकोनॉमिक ग्रो होगा वैसे वैसे पावर सेक्टर में ज़्यादा पावर या फिर ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने का ज़रूरत होगा। ठीक है, तो इंडिया का जो अभी कैपेसिटी है ना इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन का, वो आपका सफिशिएंट नहीं है, यानी कि वो काफ़ी नहीं है भारत का जो इकोनॉमिक ग्रोथ होगा उसका। अभी हम लोग पहले पढ़ चुके हैं कि 12% से कम हम लोग को बढ़ना होगा, तब हम लोग 8% जीडीपी जो है वो अटेन कर सकते हैं। ठीक है, दूसरा आई थिंक तीसरा जो प्रॉब्लम है वो ये है कि जो गवर्नमेंट ओन्ड है, यानी कि जो स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड्स है, जो राज्य सरकारों के द्वारा एक तरह से चलाया जाता है, वो उनके पास काफ़ी लॉस है। ठीक है, उनके पास उनका जो खाता है उसमें लॉस की मात्रा बहुत ज़्यादा है, लगभग 20,000 करोड़ रुपया वो लॉस करते हैं। खास करके क्यों लॉस करते हैं, क्योंकि जैसे हम आपको बताएं कि ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन में इलेक्ट्रिसिटी लॉस हो रहा है। उसके बाद आप देखो कि जो प्राइस है इलेक्ट्रिसिटी का, जैसे कि मान लेते हैं कि 5 रुपया पर यूनिट, ये बहुत कम है। ठीक है, ये बहुत कम है, इससे इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड्स लोगों को नुकसान होता है। इसलिए ये भी एक, अब कोई भी अगर कंपनी में नुकसान होगा तो वो इनोवेशंस नहीं कर पाएगा, है ना, वो इनोवेशंस नहीं कर पाएगा, वो इन्वेस्टमेंट नहीं कर पाएगा। तो इसलिए ये सब चीज़ें भी इम्पॉर्टेंट हो जाती हैं। उसके बाद एक और चीज़ आप क्या ध्यान दो, जब आप कहीं जाओगे ना तो आप देखना कि कहीं कहीं पर क्या होता है, घर में किसी का घर है और वो जो है वो मतलब एक तार लगा लिया है, मेन जो तार जा रहा है ना, इससे वो तार लगा लिया है, और इस बिजली का वो पेमेंट भी नहीं करता है। तो इसको बोलते हैं बिजली का चोरी। ठीक है, बिजली का चोरी। तो बिजली का चोरी के कारण भी स्टेट इलेक्ट्रिक बोर्ड को बहुत ज़्यादा नुकसान देखने को मिलता है। उसके बाद जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट है, जैसे देखो हमारा आईटी सेक्टर में फॉरेन इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा हुआ, तो देखो हमारा आईटी सेक्टर कैसे ग्रो कर रहा है। तो उस प्रकार से इन्वेस्टमेंट हमारा पावर सेक्टर में नहीं हुआ। ठीक है, अब एक और प्रॉब्लम क्या है कि जैसे अगर कोई स्टेट इलेक्ट्रिक बोर्ड है, उनको क्या है, वो तो चाहेंगे तो अपना जो इलेक्ट्रिसिटी का दाम है वो बढ़ा सकते हैं अगर उनको पैसा कमाना होगा तो। लेकिन जैसे ही पैसा बढ़ेगा तो जो जनता है वो आक्रोशित हो जाती है, वो हंगामा करने लगती है, और इस प्रकार से गवर्नमेंट को फिर झुकना पड़ता है और गवर्नमेंट को फिर लॉस होने लगता है। ठीक है,
उसके बाद आप अगर ध्यान दो तो 1-2 साल पहले क्या हुआ था ना कि इलेक्ट्रिसिटी का बहुत ज़्यादा किल्लत हो गया था कुछ दिन के लिए, 5-10 दिन के लिए। ऐसा क्यों हुआ था? क्योंकि हमारा इलेक्ट्रिसिटी मेनली किससे आता है? कोयला से आता है। और कोयला में क्या हो गया था? कोल ही नहीं था, ठीक है? मतलब कोयल का जो सप्लाई है वही बहुत कम हो गया था। तो इस प्रकार से हमारा इलेक्ट्रिसिटी जो है वो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया था उस टाइम पे। तो इस प्रकार से हाँ, कुछ कुछ जो प्रॉब्लम्स है वो गवर्नमेंट का सॉरी इंडिया का जो इलेक्ट्रिक या पावर सप्लाई है उसमें आप देख सकते हो ये कुछ कुछ प्रॉब्लम्स था। ठीक है, ये वाला भी आप पढ़ सकते हो कि कैसे हम लोग को एनर्जी सेव करना है, CFL बल्ब और LED बल्ब में क्या क्या फ़ायदा है हम लोगों को। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको पढ़ो अपने से। अब हम लोग जान तो गए कि प्रॉब्लम क्या क्या है, तो अब इसको हम लोग कर क्या सकते हैं, क्या किया जा सकता है इसको ठीक करने के लिए। तो सबसे पहले कि जो भारत है उसको इलेक्ट्रिसिटी ज़्यादा प्रोडक्शन करना होगा, उसको ज़्यादा फास्टली प्रोडक्शन करना होगा इलेक्ट्रिसिटी का। उसके बाद पब्लिक इन्वेस्टमेंट ज़्यादा चाहिए, मतलब गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट करे या बाहर से इन्वेस्टमेंट आए, तो ये सब ज़्यादा करना होगा। रिसर्च डेवलपमेंट करना होगा जिसको बोलते हैं हम लोग R&D। ठीक है, फिर एक्सप्लोरेशन करना होगा, नई नई जगहों पर कोल निकालना होगा। जो कोयला निकाला जा रहा है उसको बेहतर तरीके से यूज़ करना होगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी बन सके। ठीक है, उसके बाद जो हमारे पास टेक्नोलॉजी है उसको और बेहतर करना होगा। और जो हम लोग हैं, जो कॉमन इंसान है, उनको ये देखना होगा कि हम लोग किस प्रकार से रिन्यूएबल एनर्जी को बेहतर तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। और सिर्फ हम ही लोग को नहीं बल्कि गवर्नमेंट को भी और जो प्राइवेट सेक्टर है उसको भी इम्पॉर्टेंट है कि वो भी ये देखे कि कैसे वो रिन्यूएबल एनर्जी को बेहतर तरीके से इस्तेमाल कर सकता है। अच्छा, ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि क्या गवर्नमेंट का जो आप जानते ही हो जितना भी प्राइवेट सेक्टर, जितना भी कोल सेक्टर है या जितना भी इलेक्ट्रिसिटी वाला सेक्टर है, वो मेनली उसमें 50 या 60% से ज़्यादा ही गवर्नमेंट ओन्ड है, यानी गवर्नमेंट्स को रखी हुई है, गवर्नमेंट के अंडर वो काम करता है। तो क्या आपको लगता है कि उसमें प्राइवेट इन्वेस्टमेंट का बहुत ज़्यादा ज़रूरत है? और क्या उसमें प्राइवेट इन्वेस्टमेंट आएगा तो क्या वो बेहतर होगा, हाँ या ना? अगर हाँ तो क्यों, और ना तो क्यों? ठीक है, आप इसका आंसर कमेंट सेक्शन में दो या फिर आप अपना कॉपी में लिखो। ठीक है, तो इलेक्ट्रिसिटी को जानने के बाद आई होप कि आपको कम्प्रीहेंसिवली समझ में आ गया कि इलेक्ट्रिसिटी का भारत में क्या क्या इस्तेमाल है। अब हम लोग जानेंगे हेल्थ के बारे में, यानी कि स्वास्थ्य के बारे में। तो हेल्थ का मतलब ये नहीं कि किसी को अगर डिजीज़ नहीं है, यानी कि किसी को अगर प्रॉब्लम नहीं है, किसी को अगर रोग नहीं है तो वो हेल्दी है, ये बिल्कुल गलत है। हेल्थ का मतलब ये होगा कि जो व्यक्ति अपना खुद का जो पोटेंशियल है, यानी कि वो जितना काम कर सकता है वो खुद का काम करे, उतना वो जितना अपने आप को डेवलप कर सकता है वो उतना ज़्यादा अपना डेवलप कर सके खुद को। ठीक है, तो इस प्रकार से जो हम लोग अगर हम लोग किसी को नापेंगे तो वो हेल्दी इंसान माना जाएगा। तो हेल्थ जो है वो हॉलिस्टिक प्रोसेस है। ठीक है, वो इंसान को ओवरऑल ग्रोथ कराता है। और चूंकि इंसान अगर ग्रो करेगा तो वो अपने समाज को ग्रो कराएगा। जब आप उसका समाज ग्रो करेगा तो देश यानी कि नेशन जो है वो ग्रो करेगा। नॉर्मली जो स्कॉलर्स होते हैं, जो विद्वान लोग होते हैं, वो किसी भी कम्युनिटी या किसी भी ग्रुप ऑफ पीपल या किसी भी नेशन का हेल्थ इस बात से निकालते हैं कि वहाँ का इन्फेंट मोर्टेलिटी क्या है, मैटरनल मोर्टेलिटी रेट क्या है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी क्या है और न्यूट्रिशनल लेवल क्या है। उसके बाद कम्युनिकेबल और नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ेस का क्या सिचुएशन है। ठीक है, अब इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट यानी कि जब बच्चे जन्म लेते हैं तो 6 महीने के अंदर कितने बच्चे मरते हैं, 100 में से या 1000 में से। मैटरनल मोर्टेलिटी रेट, जब कोई औरत किसी बच्चे को जन्म देती है तो उस टाइम पे कितनी माएँ जो है वो डेथ हो जाता है उनका, तो वो 1000 में से कितनी माँ का डेथ हो जाता है। फिर एक इंसान अपने जीवन काल में कितने साल नॉर्मली जीता है, लोग कितना खाना खाते हैं, कितना न्यूट्रिशनल लेते हैं। कम्युनिकेबल यानी कि जैसे कि जो छूने से फैलता है रोग उसको बोलते हैं कम्युनिकेबल, और जो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ है वो कितना ज़्यादा होता है। तो इन सब चीज़ों पर स्कॉलर्स जो है वो किसी भी नेशन का हेल्थ कार्ड निकालते हैं। तो इन सब विशेषताओं से आपको समझ में आ गया होगा कि किसी भी देश का हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, बहुत ज़्यादा वो इम्पॉर्टेंट है। अब हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या क्या चीज़ें आती है, तो सबसे पहले हॉस्पिटल्स आता है, डॉक्टर्स आता है, नर्स आता है, और
पैरामेडिकल प्रोफेशन जैसे कि कंपाउंडर वगैरह हो गया, बेड्स हो गया, अलग अलग जो आपका मेडिकल हॉस्पिटल्स में यूज़ होने वाला मशीन है वो हो गया, ठीक है। और एक फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री यानी कि जहाँ पर आप जा करके दवाई ले सकते हो। तो इन सब चीज़ों का होना एक हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और सिर्फ होना ही नहीं, बल्कि यहाँ पे लोगों का पहुँचना, लोग जब बीमार पड़े तो यहाँ से उनका ठीक होना, ये सब भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। अब बात करते हैं हम लोग पहले कि भारत में हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर का क्या सिचुएशन है। आप ये चार्ट से ही आपको समझ में आ जाएगा कि भारत में हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर का क्या सिचुएशन है। मैं आपको समझाऊंगा, इसको एक्सप्लेन करूंगा, बट पहले इधर क्या लिखा हुआ है इसको देख लेते हैं। तो यूनियन गवर्नमेंट क्या करती है ना कि वो सेंट्रल काउंसिल फॉर हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर से डिस्कस करती है और पॉलिसी और प्लान बनाती है जिसके तहत भारत में हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर किया जा सके, ठीक है। उसके बाद जो यूनियन गवर्नमेंट है वो स्टेट गवर्नमेंट से, यूनियन टेरेटरी से और जो अलग अलग इंस्टीट्यूशंस है उससे डाटा इकट्ठा करती है, विचार विमर्श करती है और फिर हेल्थ प्रोग्राम को इम्प्लीमेंटेशन करने के लिए, उसको इस्तेमाल करने के लिए, उसको लोगों के बीच ले जाने के लिए कहा जाता है, ठीक है। अब देखो, जो PHCs होता है यानी कि प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स होता है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। क्यों? क्योंकि प्राइमरी हेल्थ सेंटर में जो लोगों को बीमारी होती है वो पहले चरण में ही समझ में आता है। जैसे कि मान लेते हैं किसी को अगर TB है, वो काफ़ी खांस रहा है, तो चूंकि वो अगर 1 महीना खांसा और उसको अगर ले जा करके प्राइमरी हेल्थ सेंटर में दिखा दिया गया तो उसका रोग उसी समय पकड़ा जाएगा कि अच्छा इसको TB है, इसको ठीक करा जाओ। लेकिन जब वो व्यक्ति 10 साल से खांसे जा रहा है तो और उसको अगर बढ़िया से बढ़िया हॉस्पिटल भी ले जाया जाएगा तो भी उसकी बचने की संभावनाएं बहुत कम हो जाएगी। इसलिए PHCs जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब PHCs में एक डॉक्टर रहते हैं, नर्सेज रहती हैं और वहाँ पर कुछ कुछ बेसिक इक्विपमेंट्स रहता है, ठीक है। तो अब हम लोग इस टेबल पे जाते हैं, ठीक है। देखो, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स जो है वो नॉर्मली बढ़ेगा। 1951 में 2000 के आसपास था, 2017 में ये 25,000 हो गया। तो इसका मतलब ये है कि गवर्नमेंट काफ़ी ज़्यादा ध्यान दे रही है। बेड्स जिस पे लोग या जिस पे आप क्या हो कि जो बीमार लोग हैं वो जिस पे बैठते हैं, जिस पे रहते हैं, वो 1 लाख था और 2017 में ये 7 लाख हो गया। डिस्पेंसरीज जो है वो जहाँ से दवाइयाँ डिस्ट्रीब्यूट होती है वो लगभग 27,000 हो गया। प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स जो था 725 से 25,000 हो गया। सब सेंटर्स 1,58,000 हो गया। कम्युनिटी हेल्थ सेंटर वो लगभग 5,500 हो गया। तो इस प्रकार से पब्लिक सेक्टर हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर थोड़ा सा बेहतर हुआ है लगभग 50 सालों में, ठीक है, 50-60 सालों में। तो ये सब चीज़ें थी कि जो गवर्नमेंट बना बना के रख दिया है, ठीक है। अब इसका इस्तेमाल कितना हो रहा है, तो एक स्टडी के हिसाब से ये बताया जा रहा है कि जो 70% हॉस्पिटल्स भारत में हैं वो प्राइवेट सेक्टर के द्वारा रन किया जाता है। ऐसा क्यों? क्योंकि प्राइवेट सेक्टर में लोगों को बेहतर तरीके से इलाज मिलती है, बेहतर तरीके से उनका केयर किया जाता है, ठीक है। उसके बाद जो प्राइवेट सेक्टर है वो लगभग 40% जितना भी भारत में बेड्स अवेलेबल है मेडिकल लोगों के लिए, उनमें से 40% प्राइवेट सेक्टर्स का है। उसके बाद 60% जो दवाई दुकान है वो प्राइवेट सेक्टर के द्वारा चलाया जा रहा है। उसके बाद जितना भी आउट पेशेंट है यानी कि जितना भी पेशेंट निकल के बाहर जा रहा है उनमें से 80% जो है वो आपका प्राइवेट सेक्टर में जाता है और लगभग 46% इन पेशेंट जो है वो प्राइवेट सेक्टर में जाता है, ठीक है। प्राइवेट सेक्टर जो है वो गवर्नमेंट सेक्टर से बहुत तेज़ी से भारत में बढ़ रहा है, ठीक है। इसलिए बढ़ रहा है, स्कॉलर्स ये बोलते हैं कि ये लोग इसलिए बढ़ रहे हैं क्योंकि इनके पास मतलब कि गवर्नमेंट जो है वो इन लोगों को छूट छोड़ दिया कि ठीक है आप अपना आओ। प्राइवेट सेक्टर वाले लोगों को ये बोला जा रहा है कि आप आओ, हॉस्पिटल बनाओ, लोगों का ट्रीटमेंट करो, ठीक है। इनके पास मेजर रेगुलेशंस कुछ नहीं है, ठीक है। और कुछ कुछ प्राइवेट प्रैक्टिशनर्स तो ऐसे हैं जो कि गवर्नमेंट के साथ जो कि रजिस्टर्ड डॉक्टर्स भी नहीं है, यानी कि उनके पास कोई डिग्री भी नहीं है कि वो डॉक्टर बन सके, और वो उनको हम लोग क्वैक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्वैक्स। वो मतलब नल्ला डॉक्टर जिसको बोल सकते हैं, ठीक है। अगर आप इस तरह भाषा में बात करो तो नल्ला डॉक्टर जिसको बोलते हैं ना, वो उस टाइप के भी बहुत सारे डॉक्टर्स हैं जो लोगों को मूर्ख बना करके उनका इलाज करने का दावा करते हैं। ऐसे लोगों को हम लोग क्वैक्स बोलते हैं। 1990 से इसमें काफ़ी बूम देखने को मिला। क्यों बूम देखने को मिला? क्योंकि LPG रिफॉर्म्स वो हम लोग पढ़े।
ठीक है, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन हुआ। तो इस प्रकार से जब प्राइवेट सेक्टर आया तो प्राइवेट सेक्टर क्या करता है, उनका जो इंफ्रास्ट्रक्चर होता है वो बेहतर होता है पब्लिक सेक्टर से, उनका स्टेट ऑफ द आर्ट हॉस्पिटल्स होता है। यहाँ पे लोग जो अमीर हैं वो तो जाते ही हैं, साथ ही साथ कई गरीब लोग भी जाते हैं। खास करके उनको ये भ्रम है कि जो है गवर्नमेंट जगहों से बेहतर इलाज आपको प्राइवेट सेक्टर में देखने को मिलेगा। ठीक है, इस प्रकार इसलिए वो प्राइवेट सेक्टर में भी जाते हैं। तो इसलिए प्राइवेट सेक्टर जो है वो काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रहा है। आप ये वाला जो बॉक्स है इसको आप पढ़ सकते हो। ठीक है, फिर आप मेडिकल टूरिज़्म, जो गवर्नमेंट जो इंडिया में काफ़ी ज़्यादा मेडिकल टूरिज़्म हो रहा है, बढ़ रहा है। और ये कहा जा रहा है कि भारत में जो मेडिकल टूरिज़्म है वो करीबन 500 बिलियन रुपीज़ एक साल में भारत कमा सकता है सिर्फ मेडिकल टूरिज़्म से। मेडिकल टूरिज़्म क्या होता है, जो विदेशों से लोग भारत में आके इलाज करवाते हैं, क्योंकि भारत के जो हॉस्पिटल्स हैं वो विदेश के हॉस्पिटल के मुकाबले काफ़ी सस्ते माने जाते हैं। अब अगर आपको कंपेयर करना है कि भारत और चाइना यूएसए से कैसा है, तो आप इस पे देखो, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट हर 1000 लाइव बर्थ में, यानी कि 1000 बच्चे जन्म लेते हैं तो उनमें कितने बच्चे मर जाते हैं, 30। और यूएसए में 5.6। 5 साल से पहले 37 बच्चे मरते हैं, यूएसए में 6.5 बच्चे मरते हैं। उसके बाद कितने बच्चे स्किल्ड अटेंडेंस, यानी कि ऐसे नर्स जो कि अच्छे तरीके से उनको पता है कैसा बच्चा निकला जाता है या कैसा बच्चे का जन्म होता है, वो 81 हर 100 में से 81 अटेंडेंट रहते हैं, और यूएसए में 99। ठीक है, इन्फेंट इम्यूनाइज्ड, यानी कि बच्चे को इम्यूनाइजेशन कितने बच्चों को मिलता है, 89 को, यहाँ 94 ने 94 को। गवर्नमेंट कितना स्पेंड कर रही है जीडीपी का, 3.7, यहाँ पे 17%। ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और लोग कितना ही एक्सपेंड करते हैं, 65%, यहाँ पर गवर्नमेंट ही सारा एक्सपेंड कर रही है। ठीक है, अगर इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन का बात करें तो आयुष, यानी कि आयुर्वेदा, योगा, यूनानी, सिद्ध, नेचुरोपैथी और होम्योपैथी, गवर्नमेंट इसको बहुत ज़्यादा प्रमोट कर रही है और ये भारत का अपना मेडिकल सिस्टम है। ठीक है, अब हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर का एक क्रिटिकल अप्रेजल, या फिर आप कहो कि कैसा ये अभी तक चला है और इसका क्या क्या खामियां हैं, उसके बारे में इस सेक्शन में अब हम लोग बात करेंगे। तो जैसे अभी हम लोग देखें, यहाँ पर आप देख सकते हो कि यूएसए जो है लगभग हर कंपैरिजन में भारत से बेहतर है, क्योंकि वहाँ पर जो लोग हैं वो वहाँ पे जो गवर्नमेंट है वो काफ़ी ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर में स्पेंड करती है। आप देखें 17% ऑफ जीडीपी वहाँ पे हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर में स्पेंड किया जा रहा है। एक रिपोर्ट के अनुसार ये बताया जा रहा है कि जितना भी दुनिया में डिजीज़ेस होता है, ठीक है, उसमें से लगभग 20% भारत में हो रहा है। ठीक है, यानी कि जो ग्लोबल बर्डन ऑफ डिजीज़ है वो ये बताता है कि जो आदमी प्रीमेचुरली डाई कर जाते हैं, यानी कि वो मर जाते हैं, यानी कि उनको किसी भी तरह का डिजीज़ हो गया और वो मर गए, तो उसमें से जितने भी लोग दुनिया भर में मरते हैं उसका 20% इंडिया में है। ये एक तरह से शर्म की बात है और इसको ठीक करने का बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ठीक है, अब ये कौन कौन सा डिजीज़ होता है, जैसे कि किडनी का किसी को इन्फेक्शन हो गया, या किसी को डायरिया हो गया, या किसी को मोटापा हो गया, तो ऐसे लोग जो है 20%, अगर मोटापा मान लो कि आप 100 लोगों को मोटापा हुआ तो उनमें 20 लोग जो है मोटापे से भारत में ही मर जाते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से भारत में लगभग 41 लाख लोग एयर पॉल्यूशन के कारण मरते हैं। उनमें से सबसे इम्पॉर्टेंट था अपना टीबी। ठीक है, यहाँ धुआं के कारण जो है लंग्स में इन्फेक्शन हो जाता है, इसलिए टीबी से लोग 41 लाख लोग लगभग मरते हैं। 41 लाख लोग पूरा दुनिया में मरते हैं, उनमें से 11 लाख भारत में ही मर जाते हैं। ठीक है, कैंसर्स से 8%, यानी कि दुनिया का 100 में से 8% भारत में मरते हैं। इंजरीज से 11% मरते हैं, यानी कि एक तरह से कहा जा सकता है कि अभी भारत को बहुत आगे चलना है, खास करके हेल्थ में। ठीक है, भारत में मात्र 20% लोग जो है पब्लिक हेल्थ फैसिलिटीज़ का इस्तेमाल करते हैं, जो कि निंदनीय है। इसको और बढ़ाने की ज़रूरत है, कम से कम 50 से 60% लोगों को तो इस्तेमाल करना ही चाहिए गवर्नमेंट का जो फैसिलिटीज़ है। लगभग 38% प्राइमरी हेल्थ केयर में लोग इस्तेमाल करते हैं, और लगभग 100 में से 38 प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर ऐसा है जिसमें डॉक्टर्स हैं, और मात्र 30
ऐसा 100 में से मात्र 30 ऐसे प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर हैं जिसमें मेडिसिन की अलग अलग सफिशिएंट स्टॉक्स देखने को मिलता है। अब हेल्थ के कारण अर्बन रूरल यानी कि गांव और शहर में डिवाइड देखने को मिलता है और अमीर और गरीब में भी डिवाइड देखने को मिलता है। ठीक है, अब ये कैसे, तो आपको पता ही है कि लगभग भारत में 60 से 70% लोग जो है वो गांव वाले एरिया में रहते हैं, लेकिन मात्र 20% जो हॉस्पिटल्स है वो ही गांव वाले एरिया में है, बाकी 80% शहर में है। ठीक है, जो रूरल एरियाज है, जो गांव वाले एरियाज है, उसमें मात्र जितना भी डिस्पेंसरीज है उसका मात्र आधा डिस्पेंसरीज जो है वो रूरल एरियाज़ में यानी कि गाँव वाले एरियाज़ में है। ठीक है, जितना भी बेड्स भारत में अवेलेबल है उसका 30% मात्र गांव वाले एरियाज़ में, बाकी पूरा शहर में है। इसका मतलब आप क्या देख सकते हो कि जो मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है वो शहर में काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन गांव वाले एरियाज़ में अच्छी तरीके से उसको नहीं इस्तेमाल किया गया है। अगर हम लोग हॉस्पिटल्स का बात करें तो 1 लाख लोगों में, गाँव वाले 1 लाख लोगों में मात्र 0.36 हॉस्पिटल अवेलेबल, जबकि 1 लाख लोग अगर शहर में रहते हो तो उनमें 3.6 हॉस्पिटल अवेलेबल है। ठीक है, तो इस प्रकार से देखो आप, गांव वाले एरियाज़ में इंफ्रास्ट्रक्चर का उतनी अच्छी तरीके से डेवलपमेंट नहीं हुआ है, जबकि शहर वाले एरियाज़ में इंफ्रास्ट्रक्चर का बहुत अच्छी तरीके से तो नहीं, लेकिन हाँ अच्छे तरीके से डेवलपमेंट देखा जा सकता है, या फिर कंसंट्रेशन वो है देखा जा सकता है। कुछ कुछ स्टेट्स जैसे कि बिहार हो गया, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, यहाँ पर तो इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा नीचे गिरा हुआ है, इसको उठाने का बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। कई गाँव में तो ऐसा है कि वहाँ पर कोई मेडिकल केयर नहीं है, वहाँ पर कोई छोटे बच्चों का जो डॉक्टर्स होते हैं वो नहीं है, गायनेकोलॉजी नहीं है, एनेस्थीसिया वाले नहीं हैं, ये सब डॉक्टर्स वहाँ पर नहीं देखने को मिलते हैं। ठीक है, भारत में लगभग 530 मेडिकल कॉलेजेस हैं जो कि लगभग 50,000 मेडिकल ग्रेजुएट्स को हर साल निकालते हैं। ठीक है, और इस कारण जो है वो जो गांव वाले एरियाज़ है वहाँ पर जो है डॉक्टर्स की बहुत भारी कमी है। ठीक है, बहुत ज़्यादा भारी कमी है। जो 50,000 मेडिकल ग्रेजुएट्स निकलते हैं उसमें से 1/5 यानी कि 10,000 मेडिकल ग्रेजुएट्स तो भारत छोड़ के बाहर चले जाते हैं। क्यों बाहर चले जाते हैं? क्योंकि वहाँ पर उनको ज़्यादा पैसा मिलता है, ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ देखने को मिलता है। एक स्टडी के अनुसार जो लोग करीबन 20% इंडियंस ऐसे हैं, भारतीय ऐसे हैं जो अपना 12% सिर्फ हेल्थ केयर पे ही खर्च कर देते हैं, और जबकि जो रिच यानी कि जो अमीर लोग हैं वो मात्र 2% के। ऐसा क्या होता है बताओ? अगर कोई व्यक्ति बीमार पड़ता है तो इतना ज़्यादा खर्चा गरीब लोगों को क्यों करना पड़ता है? आप इसका आंसर्स कमेंट सेक्शन में आप दे सकते हो। ठीक है, और गवर्नमेंट क्या क्या इनिशिएटिव्स उठा रही है इसको कम करने के लिए। अब बात करते हैं हम लोग, एक इम्पॉर्टेंट हमारा समाज का हिस्सा है वुमेन्स, औरत लोग का हेल्थ के बारे में अब हम लोग थोड़ा सा जान लेते हैं। तो जो चाइल्ड सेक्स रेशियो है यानी कि हर 1000 में से कितने फीमेल कितने मेल हुए, वो 2001 में 927 फीमेल होती थी हर 1000 मेल पे। 2011 में ये घट करके 919, यानी कि 1000 बच्चे में मात्र 919 जो है वो बालिका होती है और 1000 जो है वो पुरुष होते हैं। ठीक है, उसके बाद 15 से 19 साल के बीच में गर्ल्स जो होती हैं वो उनका शादी हो गया रहता है, और कई को तो बच्चे भी हो जाते हैं, ये जो कि एक तरह से गलत या तो नहीं कह सकते बट गैर कानूनी है, उनके हेल्थ पर जो है वो उसका ख़राब इम्पैक्ट देखने को मिलता है। ठीक है, करीबन 100 में से 50% ऐसे वुमेन्स होते हैं जिसको एनीमिया होता है। एनीमिया क्यों होता है? क्योंकि आयरन का उसमें कमी हो जाता है, और आयरन का कमी जो है वो बहुत ही एक नॉर्मल चीज़ है। अगर वहाँ पर फॉलिक एसिड खाया जाएगा या फिर आयरन की चीज़ें खाई जाएगी, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स खाया जाएगा, तो एनीमिया नहीं होगा। इसका मतलब न्यूट्रिशन के कारण उनको एनीमिया हो जाता है। ठीक है, उसके बाद 2017 का जो हम लोग ग्लोबल बर्डन डिजीज़ स्टडी देखे, उसके अनुसार जो है वो प्री मैच्योर डेथ जो है वो औरत में काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलता है। अब हेल्थ जो है वो हर लोगों का एक बेसिक ज़रूरत है, और ये ज़रूरत पूरा करना सबकी जिम्मेदारी है, लोगों की जिम्मेदारी है। खुद का लाइफस्टाइल बेहतर करना होगा। गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है कि वो उस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर दे, प्राइवेट सेक्टर की जिम्मेदारी है कि वो उस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर मुहैया कराए। ठीक है, तो भारत ने काफ़ी ज़्यादा तरक्की किया है हेल्थ सेक्टर में, लेकिन चूँकि भारत का जो पॉपुलेशन है वो बहुत ज़्यादा है, इसलिए भारत को और ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है। हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर में लोगों को ये यूज़ करना चाहिए कि वो
गवर्नमेंट सेक्टर का या गवर्नमेंट फैसिलिटीज़ का बेहतर तरीके से इस्तेमाल कर सके और अपना जीवन बेहतर कर सके, और जो उनका पोटेंशियल है टू डू समथिंग्स, यानी कि वो अपना इकोनॉमिक एक्टिविटी बेहतर कर सके, ताकि जो लोगों का, जो नेशन का जो तरक्की करने का जो राह है वो और आसान हो सके। तो इस वीडियो में बस इतना ही, एंड आई होप कि आपको समझ में आ रहा हो कि क्या होता है हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर, क्या होता है इनफैक्ट इंफ्रास्ट्रक्चर। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो आप इसको लाइक करो, दोस्तों के साथ शेयर करो, कुछ भी पूछना है बताना है तो कमेंट करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, एंड थैंक यू वेरी मच।